नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं कासगंज, जहां पर नई पुलिस लाइन का उद्घाटन किया गया। 724 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण और उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। कासगंज वासियों को 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। इसके लिए कासगंज के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहां की जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं बधाई देता हूं कासगंज वासियों को कि आज इतनी परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कासगंज, याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझा ही है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। वही संभल जिले के शहर के सौंदर्यीकरण और प्रमुख चौराहों पर संभल से जुड़ी महान हस्तियों की मूर्तियां स्थापित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत अनाधिकृत निर्माणों और अवैध ठिकानों को हटाया जा रहा, ताकि शहर का स्वरूप सुधारा जा सके और सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित किया जा सके। प्रशासन का यह कहना है कि ऐसे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा।
जिलाधिकारी इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं साथ ही जनता से सहयोग की भी अपील करते नजर आ रहे हैं ताकि जो सौंदर्यीकरण कार्य है उसको सुचारू रूप से किया जा सके। अपर पुलिस महानिदेशक रघुवीर लाल ने सोमवार को ताजमहल की सुरक्षा देखी। उन्होंने ताजमहल को एंट्री ड्रोन सिस्टम से लैस करने, जल पुलिस के संसाधन बढ़ाने और येलो जोन का सुरक्षा घेरा और मजबूत करने की जरूरत बताई। एडीजी ने पुलिस प्रशासनिक, एएसआई और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ ये वार्ता की है। बताते ये भी चले कि इस दौरान संयुक्त भ्रमण कर ताजमहल में जो सुरक्षा प्रणाली है उसकी समीक्षा की है। प्रवेश और निकास द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था, दशहरा घाट और यमुना में बोटिंग से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, ताजमहल के येलो जोन के बैरियरों पर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नियोजन विभाग ने इसका विस्तृत खाका तैयार किया है। कार्य योजना के अनुसार गोरखपुर के तालनादौर में 236.40 करोड़ रुपए से 50 एकड़ भूमि पर 8 महीनों में निर्माण और विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। गोरखपुर में बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मुख्य परिसर का निर्माण 45 एकड़ में होगा, जबकि 5 एकड़ में अन्य जो सुविधाएं हैं उसका विकास किया जाएगा। वो स्टेडियम एयरपोर्ट से 23.6 किलोमीटर, राप्तीकरण बस अड्डे से 22 किलोमीटर और गोरखपुर जंक्शन से 20.8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। साथ ही कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए इसे गोरखपुर वाराणसी हाईवे NH-24 से जोड़ने की तैयारी है। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर उम्र, हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं भी देख के आया, यहाँ की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहाँ का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पे शूटिंग रेंज भी यहाँ पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहाँ पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को ऐलान किया कि 29 मई को निजीकरण के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, जहां 20 मई को प्रदेश के सभी जिलों और जो परियोजना है उस पर व्यापक विरोध प्रदर्शन होंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की कोर कमेटी की ऑनलाइन हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया
कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल जो विद्युत वितरण निगम है उसके निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 29 मई को देश भर में प्रदर्शन होगा। करीब 27 लाख बिजली कर्मी उत्तर प्रदेश के बिजली जो कर्मचारी हैं उनके साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन देंगे। आगरा के ताजगंज की एकता चौकी में करनी सेना के 11 कार्यकर्ताओं को 3rd डिग्री देने के मामले में एकता चौकी प्रभारी को हटाया गया। उनके स्थान पर दिल्ली गेट चौकी प्रभारी अभिषेक को भेजा गया। दूसरी ओर ट्रांस यमुना में स्टेशनरी की दुकान को माल सहित बुलडोजर से ढहाने की घटना में चौकी प्रभारी ट्रांस यमुना को लाइन हाजिर किया गया। ताजगंज के नौफरी गांव में 12 मई को जहां करनी सेना युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। कार्यक्रम की पूर्वानुमति नहीं थी, इस पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम नहीं करने दिया। वहीं साथ ही आरोप यह भी है कि उपेंद्र राणा के जाने के बाद पुलिस ने 11 कार्यकर्ताओं को चौकी में 3rd डिग्री दी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विद्युत नियामक आयोग में संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल किया है, जिसमें 2025 से 2026 के लिए 19,600 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में औसतन 30% तक बढ़ोतरी की मांग की गई। पावर कॉर्पोरेशन का यह कहना है कि मौजूदा राजस्व से संचालन खर्च और खरीद की जो लागत है उसकी भरपाई संभव नहीं है, इसलिए बढ़ती लागत और वित्तीय असंतुलन को देखते हुए दरों में वृद्धि आवश्यक है। आयोग से अनुरोध यह भी किया गया कि बिजली क्षेत्र की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। दूसरी ओर इस संभावित वृद्धि का विरोध भी तेज हो गया। ऊर्जा और उपभोक्ता संगठनों ने आरोप लगाया कि पावर कॉर्पोरेशन निजी बिजली घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रहा। कई संगठनों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी और आयोग से प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है। वो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों डीएनए शब्द जबरदस्त हलचल मचा रहा। समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के जो डीएनए है उसको लेकर के शुरू हुई बहस अब सीधे तीखी तकरार में तब्दील हो चुकी है। इस सियासी संग्राम के केंद्र में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया के एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके जरिए अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा, आपने मेरे सवाल के जवाब में अपनी टीम से एक लंबी चौड़ी थीसिस लिखवा दी, लेकिन मेरी सलाह है कि पोस्ट करने से पहले उसे पढ़ तो लिया करिए। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष ने राजनीतिक विज्ञान के सवाल का जवाब होम साइंस में दे दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये कहते हुए नजर आए कि एक बार फिर एक सवाल पूछ रहे हैं, सपा के डीएनए में क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब इस विषय पर बात होती है तब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुजफ्फरनगर दंगा, राम मंदिर गोलीकांड, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला और खनन घोटाला जैसे जो सपा के काले कारनामे हैं, काले अध्याय है, वो सामने आ जाते। ब्रजेश पाठक ने यह भी सपा पर तंज कसते हुए लिखा, क्या इसीलिए आप डीएनए पर चर्चा से बच रहे हैं, क्योंकि आपके राजनीतिक दौर के माफियाओं की तस्वीरें और घटनाएं खुद ही बाहर आ जाएंगी। अपने पोस्ट में उन्होंने यहां तक ही कहा कि अगर अखिलेश यादव चाहें तो वह सपा के डीएनए पर एक थीसिस तैयार करके उनके घर भिजवा सकते हैं, जिससे कि वह समय समय पर पढ़कर खुद को वास्तविकता से जोड़ सके। उन्होंने लिखा कि यह थीसिस आपको भ्रम से बचाएगी और हकीकत का आईना दिखाएगी। वहीं यूपी के गोंडा में सोमवार की आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश ढेर हो गया। उसकी पहचान सोनू उर्फ भुर्रे निवासी कादीपुर करनैलगंज के रूप में हुई है, जिस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ उमरी बेमानगंज क्षेत्र के सोनौली गांव के पास हुई है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया है कि 24 अप्रैल को उमरी के डिक्सर गांव में चोरी के दौरान हत्या के मामलों में पुलिस को सोनू की तलाश थी। सोमवार की रात उसने सोनैली गांव के पास होने की जो सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। दिनांक 19/20 मई की मध्य रात्रि को थाना उमरी बेगमगंज पुलिस, खोड़ारे पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई।
जिसमें से एक गोली थाना प्रभारी उमरी बेगमगंज के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसे तत्काल पुलिस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस बदमाश के कब्जे से एक अज्ञात मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की तथा एक अवैध पिस्टल एवं अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस को बरामद हुआ है। वहीं हैदरगढ़ में बीजेपी विधायक दिनेश रावत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 4 अलग-अलग गुटों ने भाग लिया। विधायक दिनेश रावत ने कहा कि यह यात्रा तिरंगे के प्रति सम्मान और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई। यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर के निकली और पूरा वातावरण भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामदेव सिंह, चेयरमैन आलोक तिवारी और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर के महंत और IIT BHU के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र के घर से 3 पीढ़ी के खानदानी गहने और लगभग 3 लाख रुपए नकदी चोरी हो गई। चोरी का जो कुल नुकसान है वो करीब 3 करोड़ का बताया जा रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया और CCTV फुटेज की जांच के साथ ही नौकरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। शुरुआती जांच में जो पुराने नौकर है उसके साथियों पर चोरी का शक जताया गया। साथ ही साथ घर में लगे हुए सुरक्षा कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही। भेलूपुर में स्थित यहाँ पे मकान में कल दिन में एक चोरी की घटना हुई है। जो यहाँ पे जो मालिक हैं वो आए हैं, उन्होंने फिर सूचना दी है थाने पे और ये जो उसके बाद CCTV वहाँ पे जो फुटेज निकाले जा रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है कि दिन में 11 से 1 के बीच में चोरी हुई है और ये मोस्ट प्रॉब्ली जो शक जा रहा है ये वहीं उनके जो पुराने नौकर हैं जो पहले भी यहाँ से चोरी के आरोप में निकाल चुके हैं, वो उन्हीं के साथ उनके साथी मिल करके घटना को अंजाम दिए हैं। जो इसमें चोरी किया सामान है ये इनके जो अलमारी है उसको खोला गया है, अंदर जो कमरे में रखी है और उसमें से जो गहने हैं वो लेके यहाँ से चोरी करके गए। और भी कोई कीमती सामान नहीं, इसमें जो सूचना दी है उन्होंने सिर्फ गहनों की दी है। जो इसमें ज्वेलरी थी और कुछ नगद कैश है। धरोहर टाइप का कोई चीज़ नहीं है इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ जो ज्वेलरी और घर की ज्वेलरी जो थी, कुछ गहने हैं और जो कुछ कैश रखा। किन के घर पे चोरी हुई है और कब पुलिस को सूचना दी गई? ये जो संकट मोचन में जो महंत जी हैं उनके घर की ये घटना है और उन्होंने दिल्ली गए हुए थे। जब ये दिल्ली से वापस आए तो उन्होंने देखा है कि वही ललितपुर जिले में हर घर नल हर घर जल योजना का हाल बदहाल हो रहा है। सरकारी योजना के तहत नल तो घर घर में लगाए गए, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मामले की तह में जानने पर यह सामने आया कि ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन बिछाने पर भारी लापरवाही बरती गई। कई इलाकों में पाइपलाइन टूटी हुई है, कहीं पर खुली पड़ी है तो कहीं पर सही ढंग से जोड़ी ही नहीं गई है। नतीजा यह है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे रोज पानी के बूंद के लिए दूर दराज जाकर के हैंडपंपों और कुएं पर निर्भर हैं। स्थानीय प्रशासन ने कई बार इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मुरादाबाद शहर की एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की जो गाड़ियां थी, 12 गाड़ियां लगभग मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया है ताकि कोई भी बड़ा नुकसान न हो। दमकल विभाग के अधिकारी आग पर जल्द नियंत्रण करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वही आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित गांव बिरई के पास सुबह 5 बजे दिल्ली से कॉस्मेटिक सामान भरकर जा रहे कंटेनर ने सड़क पर पहले से खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। कंटेनर के गैस सिलेंडर फटने से कंटेनर में आग लग गई। वही आग की लपटों ने खड़े हुए ट्रक को चपेट में ले लिया। आग लगते ही दोनों वाहन जलने लगे। कंटेनर के चालक की आग में घिर जाने से जलकर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि जो ट्रक का चालक है वो भी घायल बताया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस और दमकल की जो विभाग के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस दौरान वाहनों की 5 किलोमीटर तक लंबी कतारें भी देखने को मिली। तो चलिए, बुलेटिन में वक्त हो चला है करंट अपडेट का, यानी कि अभी की क्या कुछ अपडेट है वो बताते हैं हम आपको। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश लेकर 22 मई को 5 देशों की जो डेलीगेशन टीम है वो यात्रा के लिए रवाना होगी। वही महाराष्ट्र सरकार में फिर से एनसीपी नेता छगन भुजबल मंत्री बनाए गए हैं। केवल एक नेता के लिए हुआ राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। वही तेलंगाना राजभवन के सुधर्मा भवन में चोरी हुई है। हार्ड डिस्क इसमें गायब बताई जा रही है। गोंडा पुलिस ने जहां 1 लाख के इनामी बदमाश और सोनू उर्फ भुर्रे पासी को एनकाउंटर में ढेर किया है। वही एमपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की है। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोनों की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां ज्येष्ठ माह के दूसरे दिन मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जहां भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया और इसी तरह प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर में जय श्री राम और हनुमान चालीसा के पाठ से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। हर वर्ष ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार है उसको विशिष्ट धार्मिक महत्व दिया जाता है और भक्त हनुमान जी की कृपा पाने के लिए व्रत, भक्ति और दान भी करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था का भी इस दौरान खास इंतजाम किया गया था। भारत पाक संघर्ष के बीच मानवीय पहल के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित नागरिकों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था, जो कि आए दिन संघर्ष और गोलीबारी की घटनाओं से प्रभावित होते हैं। शिविर में सेना के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने स्थानीय निवासियों की जांच की, मुफ्त दवाएं वितरित की और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया। वो स्थानीय लोगों ने सेना के समान्वय प्रयास की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति करती है, बल्कि सेना और आम जनता के बीच विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के पद पर शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई स्थित राजभवन में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी के नेता अजित पवार भी मौजूद रहे। छगन भुजबल की मंत्रिमंडल में वापसी को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी माना जा रहा। भुजबल के शपथ लेने के साथ ही महाराष्ट्र के सत्ता संतुलन और एनसीपी के भीतर नेतृत्व समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही उठाया गया। मैं छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी
मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।